गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम अपनी पीछे की कक्षा में पढ़ी हुई संख्याओं के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या आती है प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं, जो हमारी गिनती होती है, वही हमारी प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं काउंटिंग में जब जीरो को और ऐड कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्याओं को हम z से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। 0 के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं और 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 अनंत तक ये हमारे नेगेटिव पूर्णांक होते हैं। नेगेटिव पूर्णांक को हम ऋणात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक को हम धनात्मक बोलते हैं। लेकिन बीच में जो ये बच गया 0, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो ये q है, ये q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये q 0 के बराबर हो जाएगा तो उस नंबर को हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 4/7, 7/8, 6/1। जो हमारी काउंटिंग है वो सारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। जो हमारी सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे मान लो अपने पास 8 है, हमारा नंबर है 8, हमारा नंबर है 9। अब 8 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और 9 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। यानी कि इन सब नंबर्स को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के बाद अपने पास आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में जिनको नहीं लिखा जा सकता वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे √2 है, √3 है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई। अब पाई के बारे में हमारा विचार ये भी आता है कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन 22/7 पाई का जो मान है वो लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इसलिए पाई परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं के बाद हमारा नंबर आता है वास्तविक संख्याओं का। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यानी कि वास्तविक संख्याएं हमारा लास्ट स्टेप है। सभी संख्याओं के बाद में हमारी वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं समाहित होती हैं। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब नेक्स्ट अपने पास आता है प्रमेय का। प्रमेय का या प्रमेय जिसे बोला जाता है लेमा। प्रमेय का एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में उसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रमेय एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग करके हम किसी अन्य प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास 21, दूसरा नंबर है हमारे पास 5। 21 5 से बड़ा है, यानी कि 5 को हम बाहर लेंगे और 21 बड़ा है उसको हम अंदर लेंगे।
5 हमारा क्या है यहाँ पे भाजक और 21 हमारा क्या है भाज्य। जब 5 को हम 21 में डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, शेष क्या बचा हमारे पास 1। अब देखो अपने पास बाहर क्या आता है भाजक, अंदर क्या होता है भाज्य, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है भागफल, और नीचे क्या बचता है हमारा शेषफल। अब देखो हमने जब भाज्य को 5 से जब डिवाइड किया भाग किया तो 5 को और 4 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई, और उसमें शेषफल हमने क्या किया जोड़ दिया। भाजक और भागफल मल्टीप्लाई किए जाते हैं, शेषफल को उसके साथ क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है भाज्य। ठीक है, तो ये तो हम छोटी क्लासों में भी देख चुके हैं कि भाज्य आगे आता है, फिर भाजक और भागफल गुणा होते हैं और शेषफल उसमें जोड़ दिया जाता है, और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद हमें क्या मिलता है भाज्य। अब यहाँ पे हमारी प्रमेयिका हमें मिलती है कि शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये एक कथन जो सिद्ध किया हुआ कथन है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर थे ए और बी, यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो बी हमारा क्या हो गया भाजक, ए हमारा क्या है भाज्य, और क्यू हमारा क्या है भागफल, और आर क्या है रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, अब इसको भी हम उसी प्रमेयिका के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि ए भाज्य क्या आएगा पहले, फिर क्या आएगा भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, तो इससे भी हम अपना वही कंक्लूजन निकाल लेंगे कि शेषफल हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। अब इस छोटे से एग्जाम्पल से जो हमारे पास परिणाम निकला है उसे ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा हम लिख लेते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से छोटी या बराबर है और आर बी से छोटा है। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 आर से छोटा या आर के बराबर, या आर हमेशा बी से क्या होगा छोटा। ये हम समझ चुके हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और शेषफल हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको हम अपने तरीके से जैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका हल निकालते हैं, तो वही हमारी एल्गोरिथम कहलाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास 35 और एक नंबर है हमारे पास 145। जब 35 को 145 से हमने भाग किया और भाग करने पर यहाँ पे हमने उसका HCF निकालने की कोशिश की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
जब 35 को 145 से भाग किया तो 35 चौका 140, क्या बचा अपने पास 5। अब 5 को तो यहीं पे छोड़ दिया और जो ये 35 था इसको हम अंदर ले आए। जब 5 को 35 से डिवाइड किया तो 5 सते 35, हमारे पास लास्ट में क्या मिल गया 0। जब हम डिवाइड करते करते ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते बढ़ाते जब लास्ट में हमारे पास 0 आ जाता है तो लास्ट में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, आखिरी प्रक्रिया जो हमने की थी जहाँ पे हमें 0 मिला, उस आखिरी प्रक्रिया में जो हमारे पास नंबर आया वो हमारा क्या कहलाता है HCF। ये हम 5th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यानी कि आखिरी भाजक जो था हमारा वो हमारा क्या कहलाता है HCF। तो यहाँ जब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे और इनका HCF निकालेंगे तो 5 इसका क्या आएगा HCF। इससे आगे एक्सरसाइज 1.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।